एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को मैं यहां बना रहा हूं। पहले ये आपका 8 वोल्ट की बैटरी है। यहां रेजिस्टेंस दिया उसने 4 ओम का। यहां एमीटर दिया है A1 एमीटर। उसके बाद उसने ऐसे डिजाइन बनाई है, एक रेजिस्टेंस यहां दिया है, एक रेजिस्टेंस यहां दिया है। यहां एमीटर दिया है A2 ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। ठीक है, ये पॉइंट बना दिए बेटा। ये डायग्राम दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है। कह रहा है ऑफ 2 ओम रेजिस्टर अगर कॉम्बिनेशन में रखे जाए ना होगा टोटल रेजिस्टेंस। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ये बताओ यहां से करंट चली आई, यहां करंट आई, ऐसे करंट आई। यहां एक मिनट रुको, किसकी स्क्रीन ब्लर हो गई? अच्छा, बरसात होगी ना, उसका फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। यहां से आके करंट डिवाइड की मैंने, मान लो इसमें गई I1 और इधर गई I2 और फिर दोनों कंबाइंड होके वापस आ गई आई, और इधर से आई होती हुई वापस आ गई। तो बताओ 8 ओम किस में जुड़े हैं? पैरेलल में, क्योंकि करंट डिवाइड हो गई है। अरिजीत बेटा आज एडजस्ट कर लेना, समझ में हो सकता है बिल्कुल नहीं आए। कल नया टॉपिक शुरू करूंगा, वहां से समझ में आने की गुंजाइश हो सकती है। 8 ओम दो रेजिस्टेंस है। तो उसने पूछा है पहला क्वेश्चन, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ें तो कितना आंसर आएगा? तो 1/R पैरेलल 1/8 प्लस 1/8, जोड़ो इन दोनों को। तो ये हो गया 2/8 1/4, तो R पैरेलल इक्वल टू 4 ओम। पहला आंसर क्लियर। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? करंट फ्लो थ्रू 4 ओम। 4 ओम में करंट कितनी जाएगी? कौन सी करंट जा रही है इसमें? आई। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों को आपने एक कर दिया तो डायग्राम क्या बना? देखो, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का और ये दोनों कंबाइंड होके एक हो गया है, ये भी 4 ओम का है। ठीक है, यहां से करंट चली थी आई, 8 वोल्ट की टोटल वोल्टेज। आई करंट यहां गई, आई इसमें जा रही है। तो बताओ ये दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। तो यहां करंट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, आर सीरीज, 4 ये कितना हो गया? 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। अब निकालनी है टोटल करंट। तो टोटल करंट आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? V/R सीरीज। V कितना है? 8 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है आपका? 8, 1 एम्पियर। टोटल करंट हो गई हमारे पास 1 एम्पियर। क्लियर? यहां दो पार्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट, पोटेंशियल निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस का। बेटा एक बात बताओ, 4 ओम का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इधर का रफ कर देता हूं ये, और यहां लिखता हूं थर्ड पार्ट द्वारा से। पोटेंशियल चाहिए 4 वोल्ट ओम में, तो इसका पोटेंशियल चाहिए आपको। तो पर्टिकुलर सीरीज में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बेटा? V इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना जा रहा है? आई जा रहा है सर। और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम में पूछा उसने। तो आई की वैल्यू कितनी आई है? 1। और रेजिस्टेंस कितना है? कितने में निकालना है? 4 ओम में।
तो कितना वोल्टेज हुआ? 4 वोल्ट। क्लियर? पावर इन 4 डायरेक्टर, अब पावर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। कौन सा पॉइंट? पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा 4 ओम में पोटेंशियल पूछा है। मैं एक काम करता हूं, ये ऊपर का डायग्राम रफ कर देता हूं। अब देखो, आ जाएगी बेटा, 1 मिनट रुको। आ गया? चलो, वो बेटा बरसात हो गई, मैं अगर हाई पे लगा दूंगा अभी तो 2-4 गायब हो जाएंगे, फिर तुम लोग, वो ज्यादा नेट मांगेगा, फिर तुम गायब हो जाओगे 2-4, इसलिए मीडियम पे चला रहा हूं। ठीक है, जैसे ही ब्लड हो जाए मुझे बता दिया करो, तुरंत आ जाया करेगी, वो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है बरसात का। 6, इसका देखो बेटा पार्ट क्या है, ये 4 ओम, ये 4 ओम किस में जुड़े हैं? ऐसे जोड़ सकते हो आप, सीरीज में। ये 4 ओम किस में जुड़े हैं? सीरीज में, सही है। इसमें करंट कौन सी गई? आई करंट, तो इसका पोटेंशियल पूछा उसने 4 ओम का। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू, सीरीज में पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या बताता? I इंटू आर। करंट कौन सी गई है? आई की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? 1। और रेजिस्टेंस कौन सा बोल रहा हूं? ये वाला 4। कितना वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट। क्लियर? क्वेश्चन डी, पावर इन 4 ओम। अब प्रॉब्लम है, पावर तो मैंने पढ़ाई नहीं है, अब मैं क्वेश्चन को रोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं कल आपको पढ़ाऊंगा पावर क्या होती है। अब पावर घुस जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, मैं फॉर्मूले के द्वारा करा देता हूं। फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अभी याद कर लो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। कल बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आप या तो छोड़ दो उसको और क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। आई कितनी आई है? 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर। और कितने ओम में पूछ रहा है वो? पावर इंटू 4। 4 यूनिट होती है वॉट। क्लियर? डिफरेंस इन एमीटर। बेटा आपको डायग्राम में 2 एमीटर दिए, A1 और A2, दोनों में करंट तो आई जा रही है। डायग्राम बनाया था तो दोनों में करंट आई गई थी, तो फिर करंट में तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं, दोनों 1 एम्पियर की करंट ही नापेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन 6 ये था। पेज नंबर 2 बना लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 3 मैं कल करा चुका हूं बेटा, इसमें जो प्रॉब्लम पूछ लो। पेज नंबर 3 पे कोई प्रॉब्लम? 1 to 7 to 10 कल बताए थे मैंने, कोई प्रॉब्लम हो तो देखो किसी बच्चे को। चलो सर मैंने ट्राई नहीं की तो ट्राई कर ले बेटा, कब तक यहां रोता रहूंगा मैं तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 तो कल कराया था। प्रॉब्लम आ रही थी सर 12th क्वेश्चन में, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसको मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है? ढंग से समझना 12 क्वेश्चन को। 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, उनको पैरेलल में जोड़ो। एक बार जोड़ा उसने पैरेलल में, इस तरह से पैरेलल में जुड़वाया उसने, और उसका टोटल रेजिस्टेंस उसने कहा आर पैरेलल की वैल्यू 2 ओम। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 था, ये रेजिस्टेंस R2 था, दोनों को पैरेलल में जोड़ने पर इतना आया। मैंने कहा अच्छा, और सीरीज में जोड़ा उसने, R1 और R2 को सीरीज में जोड़ा उसने, तो टोटल रिजल्टेंट उसने दिया 9 ओम। अब कह रहा है R1 R2 बताओ, यही तो पूछा था। चलो पैरेलल का फॉर्मूला बताओ, 1/R पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां तक कोई परेशानी? चलो मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूं, इसको 1/2 इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2, यहां से एलसीएम ले लो। R1 R2 को एलसीएम ले लिया, R1 से R1 कट गया, क्या बचा? R2। R2 बचा बेटा, R1 से R1 कट गया तो क्या बचा? R2। R2 से R2 कट गया, क्या बचा? R1। ये वैल्यू आ गई आपकी, यहां तक समझ में आ रहा है? ये बताओ पहले। चलो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखो सीरीज में होता था आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी निकली है? 9, टोटल 9 है। तो R1 प्लस R2 की टोटल वैल्यू कितनी है? 9 है। चलो एक काम करो, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो। तो 1/2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को कितना मानू मैं? 9 अपॉन R1 R2, सही है? तो ये आ गया R1 R2 इज इक्वल टू 18। क्लियर यहां तक? अच्छा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट करता हूं। इक्वेशन नंबर 2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9। ठीक है सर? आप एक काम करो, यहां से R2 ले लो, तो आप लिखोगे 18 माइनस R1, सही है? सॉरी, काय को 8, एक मिनट रुको, 18 अपॉन, बेटा सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, 18 अपॉन R1, ठीक है? अरे ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो। तो R1 प्लस, बताओ R2 की जगह क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 9। ठीक है? ठीक है, चलो यहां से फिर एलसीएम ले लो। R1 एलसीएम आया तो ये आ गया R1 का स्क्वायर, ये कट गया, कितना आया? 18 इज इक्वल टू 9, सही है? अरे सही है। R1 स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9R1, सही है? अच्छा यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लो पहले। यहां तक तो कल भी सबको समझ में आ गया था, इससे आगे समझाना मुझे। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब ध्यान से सुनना है, 3 तरीके समझाऊंगा इसके, 3 तरीके, किसी भी तरीके से निकाल लेना। इतनी वैल्यू आ गई सर हमारे पास, तो मैं इसको ले सकता हूं R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सही है? इसको मैं इधर ले आऊं तो सही है। अब मुझे R1 चाहिए बेटा यहां से। अब देखो मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला मेथड, R1 निकालने का पहला मेथड, 3 मेथड बताऊंगा, तीनों में से जो अच्छा लगे। मान लो R1 की वैल्यू माने 1, और इस वैल्यू को ढाके यहां रख दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 18, चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 9 प्लस 18, तो क्या ये सब कैंसिल होके 0 आ रहा है? अरे इन दोनों को सबको जोड़ो, क्या 0 आ रहा है? पता ही नहीं है। 18 और 1 19 हो गया। कितना आ रहा है? मुझे क्या चाहिए था? तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं R2 की वैल्यू 2 रख दूं, कितनी रख दूं? मैं आपको मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, 3 मेथड बताऊंगा, तो मैं जो अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना। R2 की वैल्यू 2 रख दूं, तो रखो, 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18, 4 माइनस 18 प्लस 18, कितना आया? क्या 0 आया? 0?
तो ये आंसर नहीं जाएगा। R1 लिख रहा हूं मैं, R1 की वैल्यू 3 रख के देखो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 19 × 3 + 18, ये हो गया 9। कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। R1 स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस ही होगा, -9R1 + 18 = 0। सही लिखा है ना मैंने? ये लाइन तो सही लिखी है ना? चलो, तो अगर मैं इसको करूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 × 27 + 18, 18 और 9 27, -27 इक्वल टू कितना आया? तो 0 किससे मैच कर गया? तो आंसर R1 = 3 हो गया। एक मेथड समझ में आया पहला। अब मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 2। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। दूसरा तरीका फैक्टर तरीका, फैक्टर फॉर्म। ध्यान से सुनना कैसे। R1 स्क्वायर माइनस 9R1 + 18 = 0। 18 लिख सकता हूं मैं दो तरीके से, 2 × 9, इन दोनों का इंटू 18 होता है, या 3 × 6, इन दोनों का इंटू भी 18 होता है। अगर मैं 9 और 2 को जोड़ूं तो ये 11 होते हैं, मुझे 9 चाहिए। अगर मैं 6 और 3 को जोड़ूं तो 9 होता है। तो फैक्टर तरीका आप यूज कर सकते हो। एक R1 स्क्वायर माइनस 6R1 और -3R1 + 18 = 0। R1 स्क्वायर, इसमें से R1 कॉमन ले लो, तो R1 -6 -3 फैक्टर ले लो यहां कॉमन, तो R1 -3 का डिवाइड कर दो 18 में 6 आएगा, = 0। यहां तक समझ में आ रहा है? तो देखो, एक बार इतने फैक्टर को कंपेयरिंग करो 0 से, तो R1 -6 = 0, तो R1 की वैल्यू 6। एक बार R1 और ये 3 जो लिखा है, R1 और 3, R1 ये और ये 3, इसको 0 के बराबर कंपेयरिंग करो, तो R1 की वैल्यू आ गई 3। तो R1 की वैल्यू कौन सी ले? छोटी वैल्यू लेते हैं बेटा, 3 और 6, तो मैंने 3 ले ली, छोटी वैल्यू लेते हैं। तो बताओ सेकंड मेथड समझ में आया? मैं एक और मेथड समझा रहा हूं जिससे आपको अच्छा लगे। बताओ यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं तीसरा तरीका समझा रहा हूं, आपकी मर्जी है, कोई से भी तरीके से कर सकते हो उसे। मेथड 3, मैं इसको कंपेयरिंग कर रहा हूं ax² + bx + c = 0, जिसमें a की वैल्यू 1 है यहां देखो, और ये b की वैल्यू है 9, c की वैल्यू 18 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x लिखा है R1 की जगह पे, x किसकी जगह पे लिखा है? तो x निकालने का तरीका मतलब R1 निकालने का तरीका, फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। पढ़ाए कभी फॉर्मूला ये? हाँ, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक, कौन सी वर्ड बोल रहे हो तुम, वो इक्वेशन। ठीक है? नहीं आता बेटा, 3 मेथड बता रहा हूं, कोई एक पकड़ना है। तो R1 = b की वैल्यू कितनी है देखो यहां, -9। तो यहां लिख दो -9, यहां रखोगे तो ये हो गया +9। क्लियर? -9 को यहां रखोगे तो +9 हो गया, प्लस माइनस √9 का स्क्वायर कर दो, 20 मतलब 9 का स्क्वायर, तो 80 बनाया, -4, a की वैल्यू 1, c सर 18 अपॉन 2 × 1 +9 प्लस माइनस √81, तो ये हो गया 18 का इंटू करो 4 में, 8 चौक 32,
72, ठीक है, अपॉन 2। 81 में से 72 घटाओ, कितना बचा? 9। 9 का अंडर रूट लो, 3 आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, एक बार घटाना एक बार जोड़ना है। अगर मैं जोड़ता हूं 9 + 3, अगर मैं जोड़ता हूं तो यह आएगा 12/2, तो पहली वैल्यू आएगी 6। अगर मैं घटा दूं तो 9 में से 3 गए, अपॉन 2, तो 6/2 = 3। छोटी वैल्यू मानते हैं 3 या 6, तो R1 की वैल्यू 3 है। सर फिर R2 कितना होगा? बेटा R1 + R2 = 9 बताया था। अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो सेकंड फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 ओम। क्लियर? बताओ, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अपनाना है। कौन सा मेथड सही लग रहा है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अच्छा देख लो, आपको जो करना हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 मैंने कल करा दिया था। पेज नंबर 5 पे कोई प्रॉब्लम चेक करो। पेज नंबर 5 दिया था क्या? सर दिया तो नहीं था, लेकिन ये करा दो आप, तो जरा ध्यान से सुनना। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 14। बेटा मैं एक बार सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं वो करा दूं, तो एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे साहब। ठीक है, अर्जित को छोड़कर। अर्जित ने टॉपिक नहीं पढ़ा है ये, उसको हम कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां से पकड़ ले वो चैप्टर को। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, उसने एक डायग्राम बनाया, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है एमीटर, ये बैटरी, ये प्लस माइनस बैटरी। फिर उसने 3 रेजिस्टेंस दिखाई है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस, और यहां एक की दिखाई है ऐसे करके, ये की है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इन द सर्किट डायग्राम सेल एमीटर बहुत है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, विद द स्विच के इज ओपन, जब की आपने ओपन रखी है उस समय करंट नापता है एमीटर, ये करंट नापता है एमीटर 0.6 एम्पियर का। अगर मैं उस की को क्लोज कर दूं तो कितना रीडिंग देगा एमीटर, ये पता करना है। तो बेटा एक काम करो, व्हेन की इज ओपन, की को ओपन रखा, तो बेटा अगर ये की ओपन रहेगा तो करंट कहां से चलेगा और कहां तक चलेगा ये देखना है। यहां से करंट चला आई, एमीटर में कौन सी करंट गई? आई करंट। यहां आके ये डिवाइड हुआ, इसमें गई I1, इसमें गई I2, और नीचे करंट जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी करंट नीचे? की ओपन है बेटा, की कैसी है? ओपन। अच्छा, इस समय जब की ओपन है तो एमीटर ने कितनी करंट नापी है? 0.6 एम्पियर। अब ये बताओ, ये तीसरा रेजिस्टेंस तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि की ओपन है तो ये बेकार हो गया मेरे लिए। तो बताओ ये 2 रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं? तो की ओपन के केस में पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R + 1/R। ठीक है, 1/R पैरेलल इक्वल टू 2/R। तो बताओ R पैरेलल की वैल्यू कितनी हो गई? R/2। बताओ V कितना होगा? I × R, टोटल वोल्टेज V माना मैंने, तो V = I × टोटल रेजिस्टेंस।
तो बताओ वी निकालना है, करंट बोलो आई, सब दिया 0.6 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है R/2। तो बताओ यहां से ये 0.3 R के बराबर वोल्टेज आ गया। तो मैंने टोटल वोल्टेज पता कर लिया जब की ओपन थी। बताओ यहां तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन उसने मुझसे पूछा है क्लीज की क्लोज्ड हो तब करंट कितनी जाएगी। तो चलो टोटल वोल्टेज तो पता चली गया मुझे। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं और बताओ मुझे इतना समझ में आ रहा हो तो। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, यहां तक क्लियर। सेकंड केस, की क्लोज्ड। अगर मैं की को क्लोज करूं तो डायग्राम कैसा बनेगा? एमीटर, वोल्ट मीटर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस आर। और देखो ये मैंने की क्लोज कर दी। अब बताओ यहां से करंट चली आई, इसमें गई I1, इसमें गई I2, इसमें गई I3। तो क्या तीनों रेजिस्टेंस यूज होंगे? अब तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं? तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R, 1/R प्लस 1/R। तो ये हो गया आपका 3/R। तो बताओ R पैरेलल कितना आया अब? R/3। अच्छा, V इज इक्वल टू I इंटू R पैरेलल। बताओ टोटल वोल्टेज कितना आया था पहले? तो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, वोल्टेज थोड़ी बदलता है। चाहे दो रेजिस्टेंस पहले में जुड़े हो या तीन जुड़े हो या चार जुड़े हो, वोल्टेज तो सेम रहता है ना। तो बी की वैल्यू तो इतनी रहेगी। आई मुझे नापना है, आर पैरेलल की वैल्यू, आर से आर कट गया। तो बताओ आई कितना हो गया? 0.3 इंटू 3, 0.9 एम्पियर। बताओ समझ में आया? अब ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो कर लोगे। अब ट्राई तो करना पड़ेगा ना एक बार। चलो ट्राई करो, जो नहीं आए तो देखेंगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने जो भी अब तक पढ़ाया उस तरह के नोट्स में से और फिर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कराए, उनको आप दोबारा ट्राई करो, ठीक है? नहीं तुम कहोगे सर ट्राई हो गए आ गए, तो मैं आपको यहां तक के टॉपिक पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव सीट दूंगा, वो फिर करना, उसमें फिर गलती नहीं होनी चाहिए। बताओ समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन दोबारा आता है तो उसको करो ना ट्राई, बार बार ट्राई करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। रटना नहीं है, ढंग से समझ के करना है, और नहीं आए तो फिर पूछो। जब चैप्टर खत्म हो तो मैं आपको 2 दिन दूंगा कि भाई प्रॉब्लम पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। अब देखो इसी पेज 5 पर एक क्वेश्चन और दे रखा है 15 करके, देख लेते हैं उसको भी। डायग्राम दिया मुझे, A1, यहां एक बल्ब दिया है B1, फिर यहां एक बल्ब दिया है B2 बल्ब, और यहां दिया है एमीटर A2, फिर यहां एमीटर दिया है A3, और यहां बल्ब दिया है B3। ऐसे जुड़े हैं, मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। और यहां एक बैटरी जुड़ी है 4.5 वोल्ट की, ये की, और फिर एमीटर ए। ऐसे दिया है बेटा, ठीक है? अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है। B1, B2, B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब, ठीक है? इन सबके रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिए, आइडेंटिकल एक जैसे बल्ब है। A1, A2, A3 आर एमीटर, ठीक है? When all bulb glow, current 3 एम्पियर रिकॉर्डेड बाय एमीटर ए। जब इन सब में करंट गई आई, यहां से वो करंट लौट के आई, तो इस एमीटर ने उसको नापा और वो टोटल करंट दिया उसने 3 एम्पियर। टोटल करंट मतलब आई दिया 3 एम्पियर। क्लियर?
What happens to glow of other two bulb when bulb B get fused? क्या होगा अगर पहला बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी के दो बल्ब किस तरह से ग्लो करेंगे, ये पूछा है बेटा। ठीक है, फिर यही बात उसने अगले में पूछी है, फिर अगली बात उसने पावर पूछी। तो यहां पावर से रिलेटेड क्वेश्चन घुसे आए हैं बेटा बीच में, जो हमने पढ़ाया ही नहीं है। किससे रिलेटेड घुसे आए क्वेश्चन बीच में, इसलिए बेटा ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा अभी। क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ मुझे पता है, मैं सोच रहा कि सीधा सीधा होगा तो करा देंगे। टिक तो नहीं लगाए थे, पेज नंबर 5 लगाया ही नहीं था, तो अभी इसको रोक लें। बेटा मैं तो करा दूंगा अभी, लेकिन तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि आपको पावर और हीटिंग इफेक्ट पता ही। हाँ तो मजे नहीं आएंगे ना, तो रोक लो। चलो पेज नंबर 16 पे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, 6 पे, क्योंकि वो सब पावर से रिलेटेड है। हाँ पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पेज नंबर 7 पे मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई प्रॉब्लम? कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था? 18 दिया था, 20, 21, 22। इनमें देखो प्रॉब्लम हो तो 20 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन रजिस्टर ऑफ ईच रजिस्टर आर, एन रजिस्टर हैं, जैसे दो रजिस्टर होते हैं तो मैं ऐसे करके दो रेजिस्टेंस दिखा देता। एक का रेजिस्टेंस उसने आर माना है, तीन होते तो मैं तीन दिखा देता। उसने कितने दिए हैं? एन रजिस्टर, एन संख्या दी है। विल यू कंबाइन टू मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस? आपको उसे जोड़ना होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए और मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, और फिर दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। मुझे ये बताओ सिंपल सी बात, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। मैं पहले इस क्वेश्चन को सिंपल करना चाहता हूं। पहले आप बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब प्राप्त होता है? हाँ सीरीज में जुड़ते हैं ना सीधे सीधे, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया आर सीरीज में। कब प्राप्त होता है बेटा? सीरीज, सीरीज में। बताओ सीरीज का फॉर्मूला क्या था? प्लस ओ एन। अच्छा रेजिस्टेंस कितना दिया? एक का आर। मान लो दो रेजिस्टेंस होते तो क्या लिखते से? अगर दो ही रेजिस्टेंस होते तो क्या लिखते इसको? 2R। अगर तीन रेजिस्टेंस होते तो? और रेजिस्टेंस कितने दिए हैं तो बताओ क्या लिखूं? एन आर। क्लियर? वन इक्वेशन। मिनिमम रेजिस्टेंस निकालते हैं कब? मिनिमम रेजिस्टेंस निकालता है बेटा पैरेलल में। फॉर्मूला 1/R पैरेलल, 1/R1, 1/R2 एंड सो ऑन। जरा सोच समझ के जवाब देना। 1/R प्लस 1/R। अगर दो होते तो क्या लिखते? 2/R। तीन होते तो? लेकिन कितने हैं? तो 1/R पैरेलल इक्वल टू एन अपॉन। क्लियर है? अब उसने मुझसे क्या पूछा है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब आर एस, मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब आरपी का रेशियो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू? इसको उल्टा लिख दो, तो एन आर एन इंटू ये पहुंच गया ऊपर। कुछ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ ही है बेटा। यहां एक क्वेश्चन में आपने क्या पता है, आरपी तो निकाला ही नहीं, आर अपॉन एन। ठीक है,
आर अपॉन एन। यहां रखो, बताओ क्या लिखोगे आरपी की वैल्यू? आर अपॉन एन आर, आर इंटू एन। आर से आर कट गया, कितना आया? समझ में आया? चलो, आ गया ना? कर लोगे? चलो, और देखो 21-22 में कोई प्रॉब्लम? हम्म। बेटा आपको किस में दिख रहा है ये? आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो आपने, ये पूछ रहा हूं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में? मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप दोबारा सोच के बताना। ये रेजिस्टेंस आर, फिर ये रेजिस्टेंस आर, फिर ये रेजिस्टेंस आर। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना ढंग से। चलो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट बी ऐसे जुड़ा हुआ है, सबका रेजिस्टेंस आर है। अब बेटा यहां से मैंने ए और बी के बीच में जोड़ दी बैटरी। अब चेक करते हैं करंट फ्लो करा के। बेटा करंट फ्लो करा के देखा आपने, यहां से करंट चली आई, ये जा रही है आई करंट। यहां बताओ कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको? इस पॉइंट पे दो, इसमें गई I1 और इधर घुस गई I2। ठीक है? ठीक है। अब इधर आई I2, यहां आके जो I2 आ रही थी वो बताओ दो में डिवाइड होगी? मान लो इधर चली गई कुछ ऐसे, और इधर चली जाएगी कुछ। मान लो इधर गई I2, I3 कह देता हूं चलो, और इधर गई I4। अब बताओ तीनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी गई? मैंने ये नहीं पूछा कि पैरेलल या सीरीज, तीनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी गई? डिफरेंट। पहले रेजिस्टेंस में करंट I1, दूसरे में I4 और तीसरे में I3। कैसी करंट जा रही है? तो डिफरेंट करंट किस में होती है? तो ये किस में जुड़े हैं? हाँ, अब समझ में आया? तो सीधे सीधे नहीं, करंट पास करके चेक करो कि वो सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में। समझ में आ रहा है? 3/R। तो बताओ आर पैरेलल निकालोगे, R/3। क्लियर? ऐसे मत देखो सीधे सीधे जा रहे हैं सर, सीधे सीधे जा रहे हैं सर, सीधे सीधे जा रहे हैं, ऐसे मत सोचो। अच्छा, दोबारा समझते इसको। मान लो ये I1 करंट गई, तो बताओ इस पॉइंट पे ये I1 सेम रहेगी या बटेगी? ये यहां गई कुछ और ऊपर कुछ और जाएगी। मान लो इसमें गई I4, मान ली मैंने वैसे ही। तो बताओ अलग अलग जा रही है ना, तो कैसे में जुड़े हैं? अब मान लो ये I4 आई ऐसे, ये I4 आई, यहां आके फिर डिवाइड होगी, इसमें अलग जाएगी और नीचे अलग जाएगी। तो बताओ तीनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी जा रही है? डिफरेंट जाती तो उसे क्या मानते हैं? तो समझ में आया? हाँ, तो ये मत देखो कि सीधे सीधे जुड़े हैं तो सीरीज होगा, करंट पास करके देखो कि सीरीज होगा या पैरेलल। बताओ कर पाओगे? इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं लिखा है, जैसे कि आप सब सीरीज समझो और हो क्या वो। अब बताओ आएगा तो कर लोगे दोबारा से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। 22 तो आ गया होगा। चलो किसी को पूछना है 22? किसी को पूछना है?
अरे पूछना है किसी को? चलो, तो ये मेरे द्वारा 7 पेज की जो पीडीएफ एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करा दी। फिर भी जिसने ट्राई नहीं की हो वो एक बार और ट्राई कर ले, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, मैंने आपको अपने नोट्स में, मान लो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है और मैंने इसको बांटा 2 पार्ट में, पार्ट ए और ये पार्ट बी। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया बेटा। अब मुझे कौन सा पार्ट पढ़ाना है? इसका सेकंड पार्ट पढ़ाना है, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। तो क्या तुम लोगों ने पार्ट ए को नोट से और एक्सरसाइज पीडीएफ से ट्राई कर लिया? एक बार मैं फिर सलाह दे रहा हूं, 2 दिन के अंदर ट्राई करके रखो। बताओ कर पाओगे? चलो, अब हमको पार्ट 2 पढ़ना है बेटा, पार्ट 2। अब पार्ट 2 पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है सर? उसमें हमको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? वो वाला टॉपिक और हो जाए तो हमारा बचा हुआ बी पार्ट अगले 3 दिन में मैं नोट से क्रॉस करा दूंगा। कहां से? नोट से। लेकिन बेटा ये चैप्टर हम बंद नहीं करेंगे, कम से कम 7 दिन चलाएंगे इस चैप्टर को। और ऐसा 7 दिन कैसे, 3 दिन में तो खत्म हो जाएगा बेटा। फिर मैं आपको पूछूंगा पीडीएफ एक्सरसाइज जो दी है उसमें प्रॉब्लम, सर उसमें तो हो गई, एक आध क्वेश्चन बचे हैं कर लेंगे, चलो मान लो वो भी हो गई। तो बेटा मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में एक्सरसाइज की अहमियत ज्यादा है, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके ना तो नोट्स में होंगे ना पीडीएफ में। तो मेरे साथ उन क्वेश्चनों को बोर्ड पर मैं लिखूंगा, उनकी आप स्क्रीनशॉट लें विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्लियर? उनको जरूर नोट कर लें। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मैंने सब तरह के क्वेश्चन करा लिए, तब ये चैप्टर बंद होगा, क्लियर? चलो अर्जित बेटा, आपको पार्ट बी पकड़ना है और मैं एक दिन में पार्ट ए की 2 वीडियो भेजूंगा, उन वीडियो को देखोगे, ठीक है? और उस पार्ट ए को कवर करोगे। चलो इतना समझ में आ रहा है? पार्ट बी शुरू करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। डिटेल में तो कल ही हो पाएगा, थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट बी है, उसमें हेडिंग है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। ये कंसेप्ट दिया था जूल्स ने, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हमने नाम दे दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मान लो आपके पास एक हीटर है, ये आपका हीटर है। आपको पता है हीटर में जो वायर आप प्रयोग करते हो, मान लो ये वायर प्रयोग किया आपने हीटर के अंदर, ये वायर है, ये आपने हीटर का वायर प्रयोग किया है, नहीं चलो ठीक है। हीटर के अंदर जो वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। इसकी विशेषता होती है कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इस लाइन का मतलब समझो, यहां से बड़ी तेजी से एक कॉपर का वायर मैंने जोड़ा है, यहां से बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाग के, करंट आ रही है या कह लो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भागते हुए, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो कि इस वायर का, इस कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी कम है। जब रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब रुकावट कम, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से स्पीड से आएंगे। लेकिन यहां के रेजिस्टिविटी ज्यादा हो गई, मान लो ये स्पीड ब्रेकर लगे हैं, यहां स्पीड कम होने का मतलब मान लो ये स्पीड ब्रेकर लगे हैं, यहां रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां स्पीड ब्रेकर पर आके ढक गए, ये स्पीड ब्रेकर पे आके इलेक्ट्रॉन ढक गए।
अब मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है बड़ी तेजी से आ रहा है और वो इस पर रुके हुए इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन आगे वाले से टकराएंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लगातार टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन के टकराने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, हीट की फॉर्म में, और यहां से हीट निकलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हीटर काम करता है, प्रेस काम करती है, हीटर है, प्रेस है, ये कैसे काम करते हैं समझ में आ गया। अब कितनी हीट निकली उस हीट के लिए हम फॉर्मूला बताएंगे। तो हीट के लिए फॉर्मूला है, ये हीट होती है वर्क के बराबर। और जब हमने चैप्टर शुरुआत किया था तब वर्क के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ध्यान आ रहा है, Q इंटू वी। तो यहां हीट को तो मैंने H लिखा बराबर वर्क, वर्क के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं Q इंटू वी। तो हीट का पहला फॉर्मूला H इज इक्वल टू Q इंटू वी, पहला फॉर्मूला क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं और फॉर्मूले बता रहा हूं हीटिंग के, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी बेटा, दोपहर 4-5 बजे तक आ जाएगी, आप देख लिया करो उसको, टीचमेंट ऐप पर ही रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाती है। जरा ध्यान से सुनो, मान लो ये फॉर्मूला 1 है, अब मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूं, H इज इक्वल टू, आपके पास V तो है ही है, आपको पता है Q बराबर होता है I इंटू टी, पढ़ा है, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो Q की जगह पे मैंने लिख दिया I इंटू टी, तो I इंटू टी, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया H बराबर VIT। फॉर्मूला नंबर 3, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक काम करो, I इज इक्वल टू होता है, चलो एक काम करो, ये फैक्टर क्या है V, और V को बदल दो आप I इंटू आर, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो। तो फॉर्मूला नंबर 3 H इक्वल टू V की अब लिख दिया मैंने I इंटू आर, आगे I इंटू टी बचाइए हमारे पास, I इंटू टी। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, H इक्वल टू I का I में इंटू करोगे तो I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला नंबर 3 क्लियर। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब सीरीज में बल्ब को जोड़ते हैं, सीरीज में इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं, तो ये फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। सर इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मैं मतलब बताऊंगा अभी, बताओ इतना समझ में आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 4, पहला फैक्टर मैंने बदला, अच्छी बात है, अगली बार आई को बदल दो आप बेटा, आई इज इक्वल टू होता है, यहां से देखो V अपॉन आर, आप V को मत बदलो, आई को बदल दो, इसको उठा के यहां रख दो। तो H इक्वल टू V को सेम रखो और आई की जब लिख दो V अपॉन आर, तो V अपॉन आर इंटू टी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V स्क्वायर टी अपॉन आर। ये बन गया फॉर्मूला नंबर 4 क्लियर। ये हम लगाते हैं पैरेलल में, ये लगाते हैं हम सीरीज में, इतना समझ में आ रहा है, आ गया इतना समझ में। स्क्रीनशॉट लो, मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना है, यहां तक क्लियर है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से सुनना, ये एक फॉर्मूला सीरीज के लिए, एक फॉर्मूला पैरेलल के लिए, इस पर मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं।
अगर आप सीरीज में जोड़ोगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने 3-4 बल्ब ले लिए और ये सीरीज में जोड़ दिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एच निकालने का? तो हम कहोगे सर I²RT। अब मैं तुमसे जो पूछूं उसका जवाब दो। सीरीज में करंट तीनों में सेम जाएगी, तो ये फैक्टर सेम है। मान लो टाइम मैंने सेम माना, तो बताओ हीट किस पर डिपेंड करेगी? आर पर। तो एच के जस्ट सामने आ रहे हैं, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उस बल्ब में हीट ज्यादा जाएगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस बेटा एच के सामने आ रहा है, एच के सामने आ रहा है मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। वो ज्यादा ग्लो करेगा, वो ज्यादा चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, ये 20 ओम का और ये 50 ओम का। अब बताओ ये बल्ब ए, ये बल्ब बी, ये बल्ब सी, तो बताओ सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? 50 ओम वाला। 50 ओम वाला बल्ब सीरीज में ज्यादा ग्लो करेगा। बताओ समझ में आया? ये किसका मैंने बताया? सीरीज का अरेंजमेंट। अब पैरेलल का और समझ लो थोड़ा सा। अगर बल्ब को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ये आपने बल्ब को जोड़ दिया पैरेलल में, अब बताओ पैरेलल में हीट निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? V²T/R। ठीक है। मैंने बताया था पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज सेम हो गया, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और टाइम को मैं सेम मान रहा हूं, तो H किस पर डिपेंड कर रहा है? 1/R पे। सही बात है। यहां हीट उस बल्ब की ज्यादा होगी, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस, मान लो ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 50 ओम का, तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? समझ में आ रहा है ये पूरा पॉइंट? यहां तक आप कर लो। कल मैं कंटिन्यूटी में आगे बात करूंगा और पूरी थ्योरी कंप्लीट करा के कल 10-15 मिनट में थ्योरी हो जाएगी इसकी, और फिर देखेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है? ठीक है। अर्जित बेटा मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप साथ ही साथ देखोगे इसके साथ। ठीक है? और यहां से पकड़ लो टॉपिक को। पहले ये चैप्टर पढ़ाया आपने? आवाज नहीं आ रही आपकी? व्हाट्सएप पे बता देना आवाज नहीं आ रही है।